हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 27 में 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये 20 प्रश्न आगामी होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमारा पहला सवाल है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत, रुपया, येन या युआन? तो देखते हैं, युआन जो है चीन की मुद्रा का नाम है। चीन की करेंसी युआन है। जापान की करेंसी येन है। रुपया जो है ये इंडोनेशिया की करेंसी है, जबकि थाईलैंड की करेंसी जो है बहत है। तो हमारा उत्तर होगा बहत। बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है, बहत। हमारा दूसरा सवाल है, इंग्लैंड यानी यूके, जिसको ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? गॉर्डन ब्राउन, डेविड कैमरून, थेरेसा मेरी या बोरिस जॉनसन? तो हमारा उत्तर होगा, ये सभी के सभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं या हैं। तो हमारा उत्तर होगा बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले थेरेसा मेरी जो थी इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी। थेरेसा मेरी के पहले डेविड कैमरून इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जबकि गॉर्डन ब्राउन जो है डेविड कैमरून के पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चारों प्रधानमंत्री ही हैं, लेकिन वर्तमान में बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो हमारा उत्तर होगा बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ये 2019 से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। 2019 से ये ब्रिटेन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। 24 जुलाई 2019 से 24 जुलाई 2019 से अब तक इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन है। हमारा तीसरा सवाल है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम है, कि स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, रामकृष्ण परमहंस ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विवेकानंद ने? तो देखते हैं, ये सभी के सभी बंगाल के महान विभूति हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में 22 दिसंबर को विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हमारा उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठाकुर या टैगोर, टैगोर। अभी वर्तमान में टैगोर, वर्तमान में इसका शताब्दी समारोह जो है 2 दिन पूर्व मनाया गया था। तो हमारा उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 को 1921 को स्थापित किया था। हमारा चौथा सवाल है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? स्वेज नहर जो है ये किन 2 सागरों को जोड़ता है? स्वेज नहर की लंबाई 193.3 किलोमीटर है और ये अफ्रीका और एशिया के बीच लिंकिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। हमारा ऑप्शन है, अरब सागर से लाल सागर को, लाल सागर से भूमध्य सागर को, काला सागर को, श्वेत सागर को, काला सागर से श्वेत सागर को, या बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर को? तो हमारा उत्तर होगा लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर करता है। 1956 में मिस्र के कर्नल नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसकी स्थापना जो है, इसका कार्य जो है, कार्य शुरू हुआ था 1859 में। 1869 में इसका कार्य पूरा हुआ था और 1956 में कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अभी मिस्र के चार्ज में यह नहर है। तो हमारा उत्तर है, वर्तमान में 35 किलोमीटर का एक सबवे भी बनाया गया है इसमें। हमारा उत्तर होगा
लाल सागर से भूमध्य सागर को, लाल सागर से भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लंबाई कितनी है? अगर लंबाई पूछेगा तो 193.3 किलोमीटर। मील में अगर पूछेगा तो 120 मील। और राष्ट्रीयकरण के बारे में अगर पूछे तो 1956 कर्नल नसीर ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। हमारा पांचवा सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने, हेनरी डोरिजियो ने, लॉर्ड मैकाले ने या कर्नल अलकाट ने? तो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लाटवास्की ने मिलकर के थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जो है इन्होंने कानून बनवाया था। हेनरी डोरिजियो ने यंग बंगाल आंदोलन को शुरू किया था और सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स हमारा उत्तर होगा। सर विलियम जोन्स कब किया था? 1784 में। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया? 1962 में, 1965 में, 1971 में और 1975 में। तो हमारा उत्तर होगा 26 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके पहले विभिन्न युद्धों के समय जो है बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत में आपातकाल लगाए थे। 1962 में चीन युद्ध के समय, 1965 और 71 में पाकिस्तान युद्ध के समय। लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार 26 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। 26 जून 1975 यह आपातकाल जो था 1977 में 21 मार्च तक चला था। से 26 जून 1975 से 21 मार्च 1975 में जब भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी, तब जाकर के आपातकाल को हटाया गया। इंदिरा गांधी ने भारत में पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था। हमारा दूसरा 7वां प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बार्नौली के प्रमेय पर या सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें जो प्रणोद लगा होता है और उसकी जो नली होती है जिससे धुआं निकलता है वह बहुत ही पतली होती है और उसके दबाव के कारण जितना दबाव जो है उसके नली पर पड़ता है उतना ही संवेग जो है रॉकेट को प्राप्त होता है और उतनी ही गति से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो उत्तर क्या होगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबेराइनर ने, न्यूलैंड्स ने, लोथरमियर ने या मेंडलीव ने? तत्वों को सबसे पहली बार वर्गीकृत करने का प्रयास डोबेराइनर ने 1817 में किया था। उसके बाद उन्होंने 3 तत्वों को लेकर के एक त्रिक बनाया था। उसके बाद दूसरा प्रयास न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया और उन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि संगीत में जैसे 7 अक्षर के बाद जो है 8वां अक्षर प्रथम अक्षर के समान होता है, उसी प्रकार तत्वों का वर्गीकरण करने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद लोथरमियर ने जो है एक वक्र की रचना की और उनमें उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाने का प्रयास किया। लेकिन पहला बार
जो आवर्त सारणी है उसका निर्माण करने का श्रेय रूसी वैज्ञानिक दामित्र मेंडलीव को जाता है। उन्होंने 1869 में पहली बार आवर्त सारणी का निर्माण किया था। लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि तत्वों का सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया, तो हमारा उत्तर होगा डोवे राइनर 1817। डोवे राइनर ने 1817 में यह प्रयास किया था। 1829 में न्यूलैंड्स ने किया था, 1863 में लोथरमियर ने किया था और 1869 में मेंडलीव ने किया था। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1350 में, 1361 में, 1398 में, 1399 में। तो हमारा उत्तर होगा तैमूर लंग ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में, और इसने दिल्ली को भरपूर लूटा था और बहुत ही व्यापक स्तर पर कत्लेआम मचाया था। लाखों लोग जो हैं इस युद्ध में मारे गए थे। हमारा अगला सवाल है स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कहीं नहीं। तो हमारा उत्तर होगा एशिया और यूरोप के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है, अफ्रीका के घास के मैदान को विल्ड कहा जाता है और सवाना भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा एशिया एवं यूरोप, एशिया और यूरोप। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक पुस्तक की रचना की थी। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और के अलावे ग्लिम्पज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की रचना की थी। मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज और हरिजन नामक पत्रिका की रचना की थी, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1946 में भारत के विभाजन, धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के समय जो दंगे और मार काट हुए थे उसको, तो हमारा उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुस्तक में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुस्तक की रचना 1946 में की थी, जब भारत का विभाजन हुआ था और उसके फलस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दंगे हुए थे। इस दंगे का जिक्र जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक में की गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12 है HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या है? 63 U, 180 U, 98 U या 49 U। तो हमारा उत्तर होगा, देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 3 परमाणु है, तो 16 गुने 3, 16 तिया 48, तो 48 और 1 49, 4 53, 10 63, 63 U। हमारा उत्तर होगा 63 U। परमाणु द्रव्यमान इकाई को AMU को U में मापते हैं। आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 63 U। अगला सवाल है विटामिन E का प्रमुख स्रोत क्या है? दाल, मक्खन, मछली का तेल या कोल्ड लिवर ऑयल और गेहूं के बीज का तेल। तो उत्तर होगा गेहूं के बीज का तेल। ये विटामिन E का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावे मूंगफली, मूंगफली, बादाम, बादाम, सोयाबीन, सोयाबीन, पालक इत्यादि में विटामिन E प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
हमारा अगला सवाल है, भारत में सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं या ढाले जाते हैं? दिल्ली में, होशंगाबाद में, कोलकाता में या पुणे में? तो भारत में सिक्के ढालने के 4 टकसाल हैं। 4 टकसाल हैं। एक है मुंबई में, कोलकाता में। इन दोनों की स्थापना 1829 में हुई थी, जबकि 2 अन्य कारखाने जो हैं टकसाल, एक है वो है नोएडा दिल्ली में। नोएडा वाले की स्थापना 1998 में हुई थी, जबकि हैदराबाद में चौथा कारखाना जो है टकसाल, उसकी स्थापना 1903 में हुई थी। तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। कोलकाता ये 1829 में स्थापित हुआ था। मुंबई वाला भी 1829 में स्थापित हुआ था। ये 4 टकसाल है। हैदराबाद वाला जो टकसाल है वह 1903 में स्थापित हुआ था, और जो नया है 1998 में, ये नोएडा में स्थापित है। नोएडा, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इस प्रकार भारत में सिक्के ढालने या टकसाल, भारत में टकसाल जो हैं, टकसालों की संख्या 4 है। जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उस स्थान को टकसाल कहा जाता है। नाकुला दर्रा कहाँ है? प्रश्न संख्या 15 है। नाकुला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, जबकि उत्तराखंड में भारत और तिब्बत को जोड़ने के लिए एक पास है दर्रा है जिसको नाकुला दर्रा के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के जस्कर श्रेणी में अवस्थित है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। किसको जोड़ता है? भारत तिब्बत को। वर्तमान में तिब्बत पर चीन का आधिपत्य है। और कहाँ अवस्थित है? तो हिमालय के जस्कर श्रेणी में। हिमालय के जस्कर श्रेणी में। अब हम लोग स्टूडेंट आपके समक्ष जो हैं, हम आपके समक्ष प्रश्न संख्या 16 को रखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है इसको देखते हैं। जस्कर श्रेणी में अवस्थिति जो है हिमालय का जस्कर श्रेणी है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, दिल्ली, लाहौर या अमरकोट? तो उत्तर होगा अमरकोट को कहीं कहीं उमरकोट भी कहा गया है। उमरकोट का किला जो है सिंध में अवस्थित है। तो हमारा उत्तर होगा अमरकोट किला। अमरकोट का किला ये कहाँ अवस्थित है? सिंध में। सिंध में अवस्थित है। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1942 को, 1542 को, 1942 में अकबर को ला रहे हैं। प्रश्न संख्या 17, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2 का, 6 का, 12 का या 15 का? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं। जबकि लोकसभा में एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा 2 सदस्य। 2 सदस्य का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में, 2 सदस्यों का। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन जड़ है? अदरक, गाजर, प्याज या आलू? तो आलू, प्याज और अदरक के तीनों जो है तना है। ये कंद प्रकार का तना है, ये शल्क कंद है। प्याज शल्क कंद, जबकि गाजर जो है टैपरूट का उदाहरण है। टैपरूट यानी मूसला जड़ का। गाजर, सलगम, स्वीट पोटैटो यानी अलुआ जिसको हम लोग कहते हैं, और मूली, ये टैप रूट के उदाहरण हैं।
ये सभी जो हैं भोजन को संचित करने के कारण अपने रूप को बदल लेते हैं, खाद्य संचय का कार्य करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा गाजर। गाजर जो है जड़ है, गाजर के अलावे मूली भी जड़ है, टैपरूट है। मूली के अलावे सलगम, ये भी टैपरूट है। और स्वीट पोटैटो यानी अलुआ, शकरकंद, सॉरी अलुआ देहाती भाषा में शकरकंद, ये भी जो है एक प्रकार का जड़ है, मूसला जड़ है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 19, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, टेनिस से, शूटिंग से या तैराकी से? तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है तैराकी से है। इसके अलावा क्रोल शब्द भी और ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये शब्द जो है तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई तैराकी, तैराकी। इसके अलावा तैराकी में अन्य शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्रोल, क्रोल के अलावे ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये शब्द भी तैराकी से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 20 स्टूडेंट अब आपके समक्ष है। प्रश्न संख्या 20, भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? 4, 5, 6, 8। तो भारत की जो समाचार एजेंसियां हैं उनका नाम है पीटीआई, पीटीआई। और इसी का हिंदी संस्करण है, हिंदी में समाचार देता है पीटीआई का ही हिंदी संस्करण है भाषा, पीटीआई के अधीन ही काम करती है। INS, IANS, IANS, UNI, 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 ANI, एशियन न्यूज सर्विस, ANI के अलावे एक और है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये भारत की समाचार एजेंसियां हैं। अगर पीटीआई और भाषा यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये जो है इंडियन एंड एशियन न्यूज सर्विस, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, एशियन न्यूज इंटरनेशनल और हिंदुस्तान। अगर पीटीआई और भाषा को एक मान लिया जाए तो हमारा उत्तर जो होगा 1, 2, 3, 4, 5 होगा। अगर भाषा को अलग कर दिया जाए तो उस स्थिति में हमारा उत्तर जो है 6 होगा। तो वर्तमान में भारत में 5 या 6, 5 किसके हिसाब से? अगर पीटीआई और भाषा, चूंकि पीटीआई भाषा जो है पीटीआई का एक संगठन है, भाषा जो हिंदी में न्यूज मुहैया कराता है, समाचार मुहैया कराता है। तो अगर दोनों को एक मान लिया जाए तो 5, और अगर दोनों अलग अलग माना जाए तो इस स्थिति में हमारा उत्तर 6 होगा। तो स्टूडेंट, हमने आपके समक्ष आज 20 प्रश्नों को बारी बारी से रखा। अगर आपको ये प्रश्न और इनके उत्तर से आप अगर संतुष्ट होते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय।